सिविलियंस में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 6 को शुरू किए थे, जो कि हम लोग का सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास का रहने वाला है। इसमें हम लोग का 5 सेक्शन है, यानी कि टोटल पेपर 6 को 5 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग सेक्शन सी जो कि एग्रीकल्चर साइंस का था, कृषि विज्ञान का था, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग का सेक्शन 5 को हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि सेक्शन ई हम लोग शुरू करने वाले हैं। और सेक्शन ई जो होगा ये हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में रहने वाला है। और इस सेक्शन में 6 से 7 चैप्टर है, और 6-7 चैप्टर में हम लोग का जो सेक्शन 5 होगा जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग एग्रीकल्चर को ख़त्म नहीं किए हैं, एक बार उसको पहले ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको आराम से ख़त्म कीजिएगा, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले इसको कीजिए या फिर उसको कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के, और कुछ पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 6206193277। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग का पहला चैप्टर है देश में ऊर्जा की मांग। चैप्टर का नाम है देश में ऊर्जा की मांग, यानी कि सिंपल सा इस चैप्टर में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के सिलेबस में दिया गया है हम लोग का परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा के क्या गुण है, क्या दोष है, या फिर नाभिकीय नीति के नए रुझान, एनपीटी क्या है और सीटीबीटी क्या है। तो ये जो है ये हम लोग का सेक्शन 5 का पहला चैप्टर, यानी कि देश में ऊर्जा की मांग में इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये सब चीज़ हम लोग का सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ों को देखेंगे। प्लस इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग का पहला सिलेबस जो है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग को बात करना है। और यही क्वेश्चन हम लोग का देखिए सिलेबस में परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, और सेम टू सेम पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, सिलेबस उठा के डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है 11th JPSC में। और साथ ही साथ पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के गुण और दोष क्या है उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो यानी कि अभी तक जो भी देखे हम लोग उसमें क्या हो रहा है कि जो सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग और वो डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन वही वाला देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन है हम लोग का पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, उनके सापेक्षिक गुण दोष का वर्णन करें। 11th JPSC का मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसमें क्या है कि ऊर्जा संसाधन को इसके उपयोग की परंपरा के आधार पर परंपरागत एवं गैर परंपरागत में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि संसाधनों की सीमितता, चक्रीय उपयोग एवं पर्यावरणीय दृष्टि से इसे अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि हम लोग किसी भी ऊर्जा के संसाधन को परंपरागत तरीके से उसका यूज करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबा समय से हम लोग उसका यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि कोयला हो गया, तो कोयला क्या हो रहा है, हम लोग बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, यानी कि परंपरा में हम लोग का कोयला का यूज लिखा है। तो वही ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, या फिर उसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे। और क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग हम लोग पहले नहीं करते थे, हम लोग के दादाजी वो लोग नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया। तो ये आ जाएगा हम लोग का गैर पारंपरिक या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ये एक तरीके से डिफाइन किया गया कि ऊर्जा के संसाधन का हम लोग उपयोग किस प्रकार से करते हैं। अगर परंपरागत तरीके से उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं, तो उसको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे। और वहीं अगर हम लोग वर्तमान समय में इसका यूज करना शुरू किए हैं, हाल फिलहाल में यूज करना शुरू किए हैं, तो उसको हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। वहीं अब हम लोग को और एक चीज़ सुनने में आएगा, क्या, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और ये बेसिकली कैसा होता है कि संसाधन की सीमितता, जैसे कोयला का अगर बात करेंगे तो कोयला क्या है, सीमित मात्रा में हम लोग के पास है, यानी कि एक बार अगर हम कोयला को ख़त्म कर लेंगे तो ये कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। यानी कि कोयला क्या है, सीमित मात्रा में है। तो सीमितता के आधार पर जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं और जिसको पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हो गया, जिसका हम लोग चक्रीय उपयोग, यानी कि उसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो खत्म होने वाला है नहीं। तो जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य है, तो हम लोग सौर ऊर्जा का बार बार हम लोग चक्रीय उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो होगा वो हम लोग का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाएगा।
तो यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत किसे बोलते हैं और एक अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे बोलते हैं। तो परंपरागत तरीके से जिसका उपयोग करते हैं वो हम लोग का पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाएगा, जबकि परंपरा में हम लोग का उसका उपयोग नहीं था, लेकिन वर्तमान में तकनीकी विकास होने के परिणाम स्वरूप हम उन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, तो वो हो जाएगा हम लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे, क्योंकि इसका हम लोग चक्रीय उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन हो गया कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत किसे बोलते हैं। अब क्या है आगे इसमें, तो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संसाधन परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर प्राकृतिक गैस हो गया, तो जो कि बहुत लंबे समय से हम लोग इसको परंपरागत तरीके से यूज करते आ रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं या फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे, जिसमें कि कोयला आ जाएगा हम लोग का, पेट्रोलियम आ जाएगा या फिर प्राकृतिक गैस आ जाएंगे। इस वर्ग के अधिकतर संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि अचक्रीय भी है, यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सभी क्या है पृथ्वी में सीमित मात्रा में है। आज नहीं तो कल ये खत्म हो ही जाएगा और इसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि इसका अचक्रीय यूज होगा, यानी कि इसको हम लोग एक बार यूज करेंगे तो इसका निर्माण होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से इसका चक्रीय उपयोग संभव नहीं होगा। अतः इन्हें अनवीकरणीय की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में भी शामिल करते हैं। अब इसके उल्टा इसके विपरीत ऐसे संसाधन जिनका विकास हाल के कुछ दशकों में हुआ है, अर्थात परंपरागत तौर पर उनका उपयोग ऊर्जा के प्राप्ति हेतु नहीं किया जाता था, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया या फिर जल के वर्तमान विद्युतीय अनुप्रयोग, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, बायोगैस एवं परमाणु ऊर्जा आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि हम लोग का परंपरा में वो शामिल नहीं था, जैसे कि पूजा पाठ करना क्या हम लोग का परंपरा से चले आ रहा है, लेकिन सरस्वती पूजा में डीजे में डांस कर रही है तो हम लोग का परंपरा नहीं था। तो उसी प्रकार से वैसे संसाधन जो कि परंपरागत तरीके से हम लोग उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में, हाल ही के कुछ दशकों में हम लोग इसका यूज करना शुरू किए हैं, तो उसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया या फिर जल का उपयोग करके हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भूतापीय ऊर्जा निकालते हैं हम लोग, ये भी पढ़ेंगे आगे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर ज्वारीय ऊर्जा हो गया, यानी कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका उपयोग करके किस प्रकार से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, समुद्र तापीय ऊर्जा, बायोगैस हो गया या फिर परमाणु ऊर्जा। तो ये सभी चीज़ जो है ये मुख्य रूप से हम लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानेंगे, जिसका हम लोग चक्रीय उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हम लोग इसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का जो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसका डेफिनेशन यहाँ पे मिल चुका है कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत किसको बोलते हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा किसको बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसके गुण और दोष। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के गुण, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के गुण मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, कोयला आएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे उच्च ऊर्जा घनत्व, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है जो उन्हें अधिक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयुक्त बनाता है। दूसरा पॉइंट है व्यापक उपलब्धता, तो जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं वे व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं जो उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। यहाँ पे उपलब्धता से अच्छा है व्यापक उपयोग कर लीजिए। तो जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको हम लोग बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं, व्यापक रूप से इसका यूज किया जाता है, जैसे कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है, परिवहन में किया जाता है या फिर उद्योग में मुख्य रूप से हम लोग का यूज किया जाता है। फिर है निम्न लागत, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की लागत निम्न है जो उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए एक आर्थिक विकल्प बनाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा होगा, ये सब कैसे हम लोग का इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, जबकि वहीं पे हम लोग का जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होता है उनमें कम खर्चे आते हैं। फिर विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता क्यों, क्योंकि जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यही सब हम लोग का क्या है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोलियम ये सब क्या होता है कि हर मौसम में हम लोग के पास उपलब्ध रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी गिर गया तो हम लोग के पास कोयला जलना बंद कर देगा, लेकिन बाकी जो हम लोग का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे अगर खराब मौसम रहेगा तो हम लोग का सौर ऊर्जा से काफ़ी अच्छा बिजली नहीं मिलेगा, या फिर अगर हवा नहीं चलेगा तो पवन ऊर्जा नहीं हम लोग के पास आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उसमें विश्वसनीयता देखी जाती है, यानी कि हम लोग किसी भी मौसम में किसी भी स्थिति में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के दोष में क्या आ जाएगा, तो प्रदूषण। तो हम लोग कोयला का यूज करते हैं या फिर पेट्रोलियम का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
फिर जलवायु परिवर्तन, तो चूँकि यहाँ से जो कोयला हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, तो इन सभी को हम लोग बहुत ज़्यादा जलाते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है और धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। संसाधनों की कमी, अब हम लोग इसका निरंतर यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी मात्रा में कमी आती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि कोयला, पेट्रोलियम ये सभी समाप्त हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये सब अस्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग के स्वास्थ्य में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। फिर पर्यावरणीय प्रभाव, तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जैसे कि जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सारी चीज़ भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब हम लोग मुख्य रूप से पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अर्थात कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी के उपयोग करने के क्या क्या गुण है, तो उच्च ऊर्जा घनत्व वाले होते हैं, व्यापक उपयोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर इसका लागत भी कम आता है, विश्वसनीयता होता है, जबकि इसी के साथ साथ इसके कुछ दोष भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, संसाधन की कमी हो जाती है, स्वास्थ्य समस्याएं आ जाता है, या फिर पर्यावरणीय प्रभाव आ जाता है। तो सिंपल सा हम लोग हर कोई कोयला का उपयोग करते ही हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते ही हैं, तो उसके लाभ और गुण को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हम लोग फील किए हैं, तो इसको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब आगे है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के गुण एवं दोष। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब क्या, ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हम लोग के परंपरा में शामिल नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में तकनीकी विकास के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, उन सभी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, हम लोग का सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोमास एनर्जी आ जाएगा, ये सभी आएगा। तो आप देखते हैं इसके क्या क्या गुण हैं। तो नवीकरणीय, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय है, जो उन्हें एक अस्थायी ऊर्जा विकल्प बनाता है। जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे वे नवीकरणीय नहीं थे, अनवीकरणीय थे, यानी कि एक बार खत्म हो जाएगा तो उनको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको हम लोग पुनः एक बार प्राप्त कर सकते हैं, एक बार क्या बार बार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो इसको अस्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। कम प्रदूषण, अब हम लोग पवन चक्की से हम लोग बिजली बना रहे हैं या फिर सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रदूषण जो होता है वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की तुलना में काफ़ी कम होता है, और अगर प्रदूषण कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण ये सब भी बहुत कम मात्रा में होगा। जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद, तो चूँकि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यहाँ से क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ नहीं के बराबर निकलता है, या फिर कोई ऐसा खराब चीज़ नहीं निकलता है जो कि आपका मिट्टी को, जलवायु को खराब करेगा, तो ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन भी इसके परिणामस्वरूप कम देखने को मिलता है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये स्रोत ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन को कम करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के स्थान पर, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी पर अधिक बल देंगे तो ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कम होगा, परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन में भी कमी देखने को मिलेगी। अब है ऊर्जा सुरक्षा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग से ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होती है, क्योंकि ये स्रोत देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। अब भारत क्या हो गया, भारत एक ऐसा देश है, भारत का भौगोलिक स्थिति ऐसा है जहाँ पर लगभग हम लोग को 365 दिन में 300 दिन के आसपास अच्छा खासा हम लोग को धूप मिलता है। तो इस धूप का प्रयोग करके हम लोग आराम से साल भर के लिए इतना बिजली उत्पन्न कर सकते, मतलब इतना बिजली उत्पन्न कर सकते हैं कि साल भर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम अच्छा स्रोत के रूप में मानते हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी आवश्यकता है उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं। आर्थिक लाभ, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग से आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि ये स्रोत नए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अब अगर एक सोलर प्लेट से हम लोग ऊर्जा लेना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में सोलर प्लेट मार्केट में बिकेगा, उसको सेट करने के लिए मैकेनिक चाहिए, वो बिकेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी मुख्य रूप से ये सारे पॉइंट नवीकरणीय हो गया, कम प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन में कम करने में मदद, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक लाभ, तो ये सभी चीज़ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के गुण के रूप में देखा जा सकता है। अब इसके दोष क्या है, तो उच्च लागत है, क्योंकि अब सौर ऊर्जा हम लोग को अगर सोलर प्लेट से अगर हम लोग को ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो ऐसी स्थिति में जो सोलर पैनल सब आता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, हालांकि धीरे धीरे समय के साथ वो सस्ता भी होने लगा है। तो उच्च लागत, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की लागत उच्च हो सकती है, जो इन स्रोतों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब अगर उच्च लागत होगा तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे वे कहीं ना कहीं इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर अनियमित ऊर्जा उत्पादन, तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का ऊर्जा उत्पादन अनियमित हो सकता है, जो इन स्रोतों को विश्वसनीय ऊर्जा विकल्प बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अनियमित ऊर्जा उत्पादन किस होगा, वही कि अगर धूप आपका नहीं दे रहा है तो सौर ऊर्जा से आप ऊर्जा नहीं बना सकते हैं, अगर हवा नहीं चल रहा था पवन चक्की से ऊर्जा नहीं बना सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सभी विश्वसनीय ऊर्जा
बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। फिर है भंडारण की समस्या। अब क्या होगा कि अगर सौर ऊर्जा से हम लोग ऊर्जा बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसको स्टोर करने का हम लोग के पास जो आधारभूत अवसंरचना होना चाहिए उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। परिणामस्वरूप क्या हो जाएगा कि हम लोग इन ऊर्जाओं को स्टोर नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में यूज कर नहीं सकते हैं। प्रौद्योगिकी की समस्याएं। तो जो इन स्रोतों को प्रौद्योगिकी में क्या आ जाएगा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रौद्योगिकी की समस्याएं हो सकती है जो इन स्रोतों को विश्वसनीय ऊर्जा विकल्प बनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब क्या हो सकता है कि जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इसको मुख्य रूप से सेट करने के लिए बहुत सारे तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भी खराबी आता है तो ऐसी स्थिति में वह काम करना बंद कर देगा और हम लोग की बिजली की आपूर्ति क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर से इन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान। जैसे कि पवन ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जगहों को चुनेंगे जहाँ पर अच्छा खासा हवा का रफ्तार होगा। तो ऐसी जगह में हो सकता है कि वो जगह कृषि योग्य भूमि होगा, तो उन जगहों पर हम लोग पवन चक्की लगा देंगे, जिसकी वजह से कृषि योग्य भूमि खत्म हो जाएगा। या फिर पवन चक्की जो घूमेगा उसकी वजह से बहुत सारे पक्षी या फिर जानवरों को भी नुकसान पहुंच सकता है, ध्वनि निकलेगा, उससे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे कारक है जिसकी वजह से जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है वो पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सारा चीज पॉइंट्स हो गया जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के गुण के रूप में देखा गया। तो जो क्वेश्चन का डिमांड था हम लोग का कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, उसके क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है, वो सभी हम लोग देख चुके हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, इसको 1 से 2 बार अगर पढ़िएगा तो काफ़ी सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है जो कि 7th जीपीएससी में पूछा गया। तो क्षय एवं अक्षय ऊर्जा का विभेद कीजिए। किन्हीं 2 अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जनन की प्रक्रिया को वर्णित कीजिए। तो क्षय ऊर्जा मतलब कि जो खत्म हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्षय ऊर्जा जो खत्म होगा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्षय ऊर्जा बोलते हैं। और इन्हीं सभी ऊर्जा स्रोत को हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जानते हैं या फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में ही जानते हैं। तो क्षय ऊर्जा को ही हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। और उसी प्रकार से अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन फिर से पूछा क्या गया कि क्षय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में विभेद कीजिए। यानी कि जो हम लोग का 11th जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कहीं ना कहीं उसी को अलग रूप में घुमाकर यहाँ पे पूछा गया है। और बस यहाँ पे चेंज किया गया है कि किन्हीं 2 अक्षय ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो चाहे आपको जो जैसे कोयला से किस प्रकार से ऊर्जा बना सकते हैं हम लोग, या फिर जल से या फिर हवा से किस प्रकार ऊर्जा बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बता देना है। तो इसके साथ ही हम लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया है 7th जीपीएससी में, यानी कि 7th जीपीएससी और 11th जीपीएससी में 2 बार ऊर्जा से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो संसाधनों पर चर्चा करते समय हम अक्सर उन्हें नवीकरणीय जिसको अक्षय और गैर नवीकरणीय जिसको क्षय संसाधन में वर्गीकृत करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति किए जा सकते हैं, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित है और एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि जिसको हम लोग अक्षय ऊर्जा बोलेंगे या फिर हम लोग उसको गैर परंपरागत ऊर्जा बोलेंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी चीज़। वहीं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिसको हम लोग क्षय ऊर्जा भी बोलेंगे। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या आ जाएगा, हम लोग कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। यानी कि वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसको हम लोग परंपरागत तरीके से यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर नवीकरणीय ऊर्जा या फिर क्षय ऊर्जा बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके बीच के अंतर को देखते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि हम लोग का हो जाएगा अक्षय ऊर्जा, और गैर नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि क्षय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा में मूलतः यह अंतर पाया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों से आती है जिन्हें समय के साथ फिर से भरा जा सकता है, जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधनों से आती है जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। तो वही वाला बात फिर से बोला गया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन से और उसका हम लोग चक्रीय उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बार बार उपयोग कर सकते हैं। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है यानी कि क्षय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो मुख्य रूप से सीमित मात्रा में होते हैं और एक समय के बाद वे समाप्त हो जाएंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर अंतर निम्नलिखित हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है वह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि इनके उपयोग के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस निकलता है। अब उपलब्धता, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नए और आमतौर पर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं इनको सेट करने में, इनसे बिजली उत्पादन करने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अब है वहनीयता, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत टिकाऊ और दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध हैं, जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सीमित भंडारण समय के साथ कम हो जाते हैं। तो वही है कि कोयला सीमित मात्रा में है लेकिन समय के साथ वो खत्म होते जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म होने वाला चीज़ है ही नहीं। उत्पादन और परिवहन लागत, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सस्ते और अपेक्षाकृत सुलभ हैं। तो जैसे कोयला या फिर पेट्रोलियम को हम लोग रोड के माध्यम से भी, गाड़ी या फिर ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा जो बनेगा उसके लिए हम लोग को पूरा ऊर्जा को पहुंचाने के लिए पूरा तार बिछाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उत्पादन और परिवहन लागत भी जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में महंगे पड़ जाते हैं। फिर भंडारण, तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका प्रकृति में भंडारण सीमित है। एक बार स्टॉक समाप्त हो जाने पर इसे फिर से हम लोग उपयोग या फिर से प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण रहित होता है तथा इसके स्रोत का क्षय नहीं होता है, इसका पुनः भरण होता रहता है। यानी कि जो हम लोग ऊपर में पढ़े उनमें से बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया। तो चूँकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था कि क्षय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में विभेद कीजिए, तो हम लोग पहले डेफिनेशन के माध्यम से दोनों में अंतर कर दिए और कुछ कुछ पॉइंट्स बता दिए जो कि दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट कर रहा है। अब आगे है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोत से आती है, जिसकी लगातार पूर्ति होती रहती है। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पन बिजली ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। ये सभी मुख्य रूप से वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के फेमस ऊर्जा स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति उपभोग की तुलना में अधिक दर पर होती है। उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी है, हवा ऐसे स्रोत से है जिनकी लगातार पूर्ति होती रहती है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हमारे चारों ओर उपलब्ध हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो जीवाश्म ईंधन हो गया जैसे कोयला, तेल, गैस, ये सब गैर नवीकरणीय संसाधन है और सीमित मात्रा में है तथा एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। प्लस इनका अधिक उपयोग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैस जैसे गैस भी उत्पन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि पवन ऊर्जा हो जाएगा या फिर हम लोग का हो जाएगा ये जल से हम लोग निकालेंगे, या फिर सोलर ऊर्जा हो जाएगा हम लोग का, ये बायोमास एनर्जी हो जाएगा, ये जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगा। और जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम लोग का तेल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या था कि दो अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा जनन की प्रक्रिया को वर्णित कीजिए। यानी कि जो हम लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया या फिर अक्षय ऊर्जा के स्रोत हो गया, तो इन स्रोतों से हम लोग किस प्रकार से ऊर्जा जनन कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे पहला सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी क्या हो गया हम लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया या फिर अक्षय ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा हम लोग का आ जाएगा। तो ऊर्जा का सबसे आसान और सर्वसुलभ स्रोत सूर्य है और सौर ऊर्जा सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी होती है क्योंकि इससे कोई विषैले उत्पाद नहीं बनते हैं तथा इसकी आपूर्ति पर कोई भी राष्ट्र रोक नहीं लगा सकता है। तो सूर्य क्या है, जब तक पृथ्वी है तब तक तो सूर्य रहना ही रहना है। प्लस सूर्य के उपयोग में कोई भी देश किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है और सूर्य का प्रयोग करते हैं हम लोग तो उससे भी किसी प्रकार का कोई विषैली पदार्थ या फिर विषैली उत्पाद नहीं बनता है। इसीलिए सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा हो जाता है जो कि हम लोग को ईजिली मिल भी जाता है। देश में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य और सौर ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ रही चिंताओं को देखते हुए सौर मिशन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल की जा सकती है। अब सूर्य से बिजली पैदा करने के लिए दो तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया क्या, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर और दूसरा फोटोवोल्टिक। तब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर में लेंस या मिरर का प्रयोग होता है। इसे सूर्य तापीय तकनीक भी कहा जाता है। तो जो हम लोग का कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है इसी को हम लोग सूर्य तापीय तकनीक भी बोलते हैं। इस तकनीक में सूर्य की ऊर्जा से पानी उबाला जाता है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है।
इसमें लेंस या शीशे का प्रयोग किया जाता है जिससे एक बड़े क्षेत्र की रोशनी को एक छोटी किरण में बदला जा सके, और इसे संकेंद्रित ताप का इस्तेमाल सामान्य बिजली संयंत्र में किया जाता है। इस तकनीक में एसी करंट उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि ये सब क्या होगा, हम लोग का लेंस या फिर मिरर हो गया, और यहाँ से क्या एक पाइप गुजरा है, ये यहाँ से एक पाइप गुजरा है। तो ये जो लेंस और मिरर है ये क्या करेगा, सूर्य की जो रोशनी आएगी वो सबको इस जगह पे रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि ये जो लेंस है या फिर जो शीशा है वो क्या कर रहा है, मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली रोशनी को एक जगह पे केंद्रित कर दे रहा है। अब क्या करेंगे, इस पाइप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पानी गुजारेंगे, इस पाइप से पानी गुजारेंगे हम लोग, तो क्या करेगा, ये सूर्य का रोशनी क्या करेगा, इस पाइप को पूरा ज़्यादा हीट कर देगा, और अगर ये पाइप हीट होगा तो इसके अंदर का पानी भी हीट होगा, और अगर पानी हीट होगा तो सिंपल सा क्या, इसके इधर से क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा, और ये जो वाष्प निकलेगा हम लोग का, इधर आगे क्या होगा, हम लोग का टरबाइन लगा हुआ होगा, इसके आगे एक टरबाइन लगा हुआ होगा जो कि क्या करेगा, इस वाष्प की वजह से ये टरबाइन घूमना शुरू करेगा, और ये टरबाइन जैसे ही घूमेगा क्या करेगा, उसको वो टरबाइन बिजली में कन्वर्ट करेगा। तो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर में क्या हो गया कि इसमें लेंस या फिर शीशे का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से सूर्य से आने वाली किरणों को एक जगह पे केंद्रित किया जाता है, और वहाँ पे पाइप जो गुजरता है उस पाइप से पानी का फ्लो होता है, और वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी की वजह से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के परिणाम से वहाँ से वाष्प बनना शुरू होता है, और जैसे ये वाष्प निकलेगा यहाँ पे एक हम लोग का टरबाइन लगा हुआ होगा, और ये टरबाइन घूमना शुरू कर देगा, और ये इस टरबाइन के माध्यम से हम लोग को बिजली मिल जाएगी। तो अभी हम लोग जितना ही पढ़ेंगे, चाहे वो सौर ऊर्जा हो जाएगा या फिर जल से ऊर्जा हो जाएगा, या फिर भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, हर जगह क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। टरबाइन जैसे घूमेगा वो क्या करेगा, बिजली उत्पन्न करने शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ होगा, और इधर क्या होगा, एक मोटर होगा जो कि मुख्य रूप से कॉपर वायर से आपका लिपटा हुआ होगा, और इसके साइड साइड में मैग्नेट लगा हुआ होगा, और इसी मैग्नेट और इस कॉपर वायर के वजह से क्या होगा, हम लोग का ये जो वाष्प की वजह से टरबाइन घूम रहा है, और इस टरबाइन की वजह से ये भी घूमना शुरू कर देगा, और परिणाम स्वरूप हम लोग इधर से बिजली निकल जाएगा, और इस बिजली का उपयोग हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं। तो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर मुख्य रूप से इसी प्रकार से बिजली का निर्माण किया जाता है। अब फोटोवोल्टिक सोलर पावर में फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है, और भारत में इस तकनीक पर बहुत से प्लांट का विकास किया जा रहा है। फोटोवोल्टिक प्रणाली में सूर्य की रोशनी सीधे बिजली में बदल जाती है, मतलब कि सिंपल सा जो हम लोग घर में जो सोलर प्लेट देखते हैं वही वाला, जो कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। एक होता है सुचालक होता है जो कि बिजली को बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होने देता है, एक होता है कुचालक जैसे कि लकड़ी हो गया, वो बिजली को फ्लो होने ही नहीं देगा, और एक होता है सेमीकंडक्टर जो कि ना तो बिजली को बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होने देगा और ना ही बिजली को बहुत अच्छे से रोकेगा। तो जो हम लोग का फोटोवोल्टिक प्रणाली होता है ये मुख्य रूप से सिलिकॉन का बना हुआ होता है, और ये क्या करता है कि सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज से जो रोशनी इस पर गिरेगी तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो उसी से हम लोग का विद्युत धारा उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इस पर फोटोवोल्टिक सेल मुख्य रूप से क्या होता है, ये हम लोग का सोलर प्लेट हो गया जो कि हम लोग घर में, छत में या फिर कहीं भी लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य से हम लोग के पास सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरण इसमें आके टकराएगी, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन से भी चार्ज होंगे, और चार्ज होने के बाद ये मूव करना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, यानी कि प्रवाह करना शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होता है, हम लोग का विद्युत धारा जनरेट होगा, और इन विद्युत धारा को हम लोग वायर के माध्यम से और पोल के माध्यम से अपने घरों में यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फोटोवोल्टिक प्रणाली में सूर्य की रोशनी सीधे बिजली में बदल जाती है, जबकि हम लोग का इस वाले मेथड में कंसंट्रेटिंग सोलर पावर में क्या हो रहा था, हम लोग पानी को गर्म कर रहे थे, और पानी से जो वाष्प निकल रहा था वो वाष्प क्या कर रहा था, टरबाइन को घुमा रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग को बिजली मिल रहा था। लेकिन फोटोवोल्टिक पावर में क्या होता है, फोटोवोल्टिक से सोलर प्लेट से क्या होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट हम लोग बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। सूर्य फोटोन्स उत्सर्जन करता है, जब ये फोटोन्स फोटोवोल्टिक सेल में पड़ते हैं तो बिजली पैदा होती है। फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल सिलिकॉन की 2 परतों से बना होता है। जब सूर्य की रोशनी इस सेल पर पड़ती है तो उसकी परत में एक विद्युतीय क्षेत्र तैयार हो जाता है, और रोशनी जितनी तेज होगी उतनी अधिक बिजली पैदा होती है। इस तकनीक में दृष्ट धारा, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, उत्पन्न होती है, जिसको इन्वर्टर की सहायता से एसी में बदल दिया जाता है। तो यही बात बताया गया है कि हम लोग का सूर्य हो गया, सूर्य से आने वाली रोशनी इस फोटोवोल्टिक सेल पे गिरेगा जो कि हम लोग का मुख्य रूप से सिलिकॉन से बना हुआ होता है, और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूव होने से हम लोग का विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा जो कि डीसी करंट होगा, और इधर कहीं हम इन्वर्टर लगाएंगे, उस इन्वर्टर के माध्यम से हम लोग उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके घर में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा।
अब आगे है सौर तालाब है। तो सौर तालाब में क्या है, यह सौर ऊर्जा प्राप्त करने की एक नई तकनीक है। इसमें सौर तालाब एक विशाल ऊर्जा संग्राहक का कार्य करता है तथा इसके साथ समन्वित ताप संग्रहित होता है। इस तकनीक के अंतर्गत सौर तालाब में जल को सघन बनाने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं ताकि सौर ऊर्जा से जल अधिक गर्म हो सके। इस प्रक्रिया में सौर तालाब में जल के अनेक सतहों पर संग्रहित हो जाती है तथा इसका तापमान 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रकार तालाब को गर्म होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। और भारत में सौर तालाब परियोजना की शुरुआत जुलाई 1987 में हुई थी और तथा पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में भुज सोलर पॉन्ड परियोजना के नाम से बनाया गया। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन आरंभ किया है। तो इन सभी चीज़ों का आप इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। तो सौर तालाब में क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें हम लोग तालाब के पानी को गर्म करते हैं और तालाब का पानी गर्म होने के बाद वहाँ से वाष्प निकलता है और उस वाष्प का प्रयोग करके हम लोग फिर से उससे टरबाइन घुमा के बिजली बना सकते हैं। फिर आता है सोलर कुकर आता है, यानी कि ये सब हम लोग मुख्य रूप से सूर्य के ऊर्जा का ही प्रयोग कर रहे हैं और उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं। तो सोलर कुकर आ गया। तो सोलर कुकर क्या हो गया, यह एक ऐसा उपकरण है जो पेय और अन्य खाद्य पदार्थों को गर्म करने, पकाने या फिर पाश्चरीकृत करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसको ऐसा समझते हैं, देखिए सोलर कुकर में क्या हो गया कि इधर एक शीशा लगा हुआ है और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है। अंदर में क्या हो गया, कुछ खाना रखा हुआ है जिसके लिए अलग से जगह होगा और इसके अंदर में ब्लैक कलर कर दिया जाता है ताकि वो सूर्य की रोशनी को अच्छा से एब्जॉर्ब कर सके। अब क्या होता है कि इसको हम लोग खोल के ऐसा रखे हैं तो यहाँ से सूर्य की रोशनी आएगी और इस शीशा के अंदर चली जाएगी। तो इसके अंदर जैसे ही जाएगी ये रोशनी, लेकिन इस शीशा की सबसे अच्छा खासियत क्या है कि ये सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देगा लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देगा। तो ऐसे में सूर्य की रोशनी आएगी, यहाँ पे पड़ेगी सूर्य की रोशनी, अंदर जाएगी, लेकिन ये अंदर की सूर्य की रोशनी वापस बाहर नहीं जा पाएगी। परिणामस्वरूप क्या होगा, अंदर का माहौल क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त गर्म हो जाएगा और गर्म होने के परिणामस्वरूप ये खाना जो अंदर में रखा गया है ये धीरे धीरे पक जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सोलर कुकर के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग करके वर्तमान में खाना पकाने में भी यूज कर सकते हैं, जो कि पर्यावरण को कहीं भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। पिछले दशक में सौर पैनलों के निर्माण की लागत में आश्चर्यजनक गिरावट आई है, जिससे वे न केवल किफ़ायती हो गए हैं बल्कि अक्सर बिजली का सबसे सस्ता रूप भी बन गए हैं। सौर पैनलों का जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है और वे निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार के आधार पर यह एक विभिन्न रंगों में आते हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे सौर पैनल का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे सौर पैनल की जो दर है उसमें भी गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किफ़ायती हो रहा है और हर व्यक्ति अब इसका यूज कर सकता है। तो ये एक प्रक्रिया हम लोग देख लें क्या कि सूर्य से किस प्रकार से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला हो गया हम लोग का कंसंट्रेटेड सोलर पावर हो गया, जिसमें हम लोग सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके पानी को गर्म करके उससे वाष्प बना के टरबाइन को घुमा के बिजली उत्पन्न करते हैं। दूसरा हो गया फोटोवोल्टिक सोलर पावर हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं और बाद में एसी में कन्वर्ट करके हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर आगे हम लोग का सौर तालाब आ गया, फिर सोलर कुकर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे है हम लोग का जल विद्युत। तो दूसरा देखते हैं जल विद्युत कैसे होता है। तो जल विद्युत ऊर्जा गतिमान पानी की शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप है। इस प्रक्रिया में टरबाइन के माध्यम से पानी को प्रवाहित किया जाता है, जो बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर को घुमाता है। यह बिजली उत्पादन के सबसे पुराने और सबसे परिपक्व तरीकों में से एक है, जो पानी के प्राकृतिक प्रवाह का मूल्यवान ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जल विद्युत में क्या होता है, जल विद्युत में हम लोग मुख्य रूप से जल की गति का उपयोग करके हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पानी का कहीं स्रोत होता है इधर पीछे साइड होगा, यहाँ पर हम क्या करें, डैम बना दिए। तो अगर हम डैम बनाते हैं, जैसे कि इधर हम पानी स्टोर कर दिए और यहाँ पे एक नाली जैसा यहाँ पे कुछ रख दिए और यहाँ पे हम क्या किए, टरबाइन लगा दिए। तो अब ये पानी क्या होगा, हम चूँकि यहाँ पे डैम बना देते, ये पानी का स्तर धीरे धीरे आके यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इस नाली को हम यहाँ पे खोलेंगे, तो ये नाली जैसे खोलेंगे तो ये पानी क्या होगा, स्पीडली यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा और जैसे ही गिरेगा तो हम नीचे में क्या किया, टरबाइन लगा दिए। अब टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा और इस टरबाइन के माध्यम से हम लोग क्या हो जाएगा, बिजली बनना शुरू होगा। इस बिजली का हम उपयोग करेंगे और फाइनली हम लोग का जल से विद्युत निर्माण हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डैम को बना के हम उधर का पानी को रोक दिए हैं, अब इस पानी को हम खोल रहे हैं और इधर क्या कि नीचे में हम टरबाइन लगा देंगे, तो जिसकी वजह से ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा और इस टरबाइन के माध्यम से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया गया कि जैसे ही जनरेटर या फिर जैसे ही टरबाइन घूमता है बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जा रहा है और यह एक परिपक्व तरीका भी हो गया है, जिसकी वजह से पानी के प्राकृतिक प्रवाह का मूल्यवान हम लोग ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। अब है जल विद्युत
उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर जाने वाले पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है। इसे जलाशयों और नदियों से उत्पन्न किया जा सकता है। जलाशय जल विद्युत संयंत्र जलाशय में संग्रहित पानी पर निर्भर करता है, जबकि नदी जल विद्युत संयंत्र नदी की उपलब्ध प्रवाह की ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कुल मिला के हम लोग जल विद्युत संयंत्र के लिए डैम जैसा कुछ ऊंचा जगह होगा, अगर ऊंचा जगह से हम लोग पानी को गिराएंगे तभी जाके वो पानी काफ़ी स्पीड से गिरेगा और टरबाइन को घुमाने में हम लोग का हेल्प करेगा। और टरबाइन जितना फास्ट घूमेगा बिजली हम लोग का उतना स्पीडली बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग नदी में भी कर सकते हैं या फिर जलाशय में भी कर सकते हैं। जलाशय में डैम बना के करेंगे और नदी में जो नदी का पानी जितना स्पीड से बहेगा उतना स्पीड से टरबाइन को घुमाएगा और हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक प्रकार का। अब आगे देखते हैं कि जल विद्युत का अलग अलग क्या प्रकार है। तो पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली उत्पादन के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला हो गया जल विद्युत बांध, जिसमें कि हम लोग का ये वाला हो गया कि बांध बना दिए हम लोग, इस बांध के पानी को खोल दिए, जिसकी वजह से नीचे में टरबाइन सेट है और ये टरबाइन घूमना शुरू होगा और घूमने के परिणाम स्वरूप हम लोग का बिजली बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग वायर के माध्यम से अपने घरों तक ले आएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे फिर से बताया गया है। दूसरा आता है हम लोग का ज्वारीय शक्ति आता है। तो ज्वारीय शक्ति में क्या होता है, तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का एक रूप है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए ज्वार के उतार चढ़ाव से ऊर्जा का उपयोग करती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो ज्वार के बढ़ने और गिरने के कारण बनता है। ज्वारीय टरबाइन पानी के नीचे पवन टरबाइन के साथ घूमते हैं और यह यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे जुड़े जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ज्वार और भाटा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ज्वार के समय या फिर ज्वार के बढ़ने या फिर ज्वार के गिरने के कारण क्या होता है, हम लोग का बिजली उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से नीचे में हम लोग का इस प्रकार से टरबाइन सेट होता है और जब ज्वार भाटा आता है तो ये टरबाइन पानी के हलचल की वजह से घूमना शुरू कर देता है और नीचे से हम लोग वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस टरबाइन से क्या होगा, बिजली बनेगा और इस बिजली को हम लोग वायर के माध्यम से यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ होगा और इस जनरेटर के माध्यम से हम लोग फिर से इसको घर तक बिजली पहुँचा लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ज्वारीय शक्ति का उपयोग करके बिजली का निर्माण कर सकते हैं। और आगे हम लोग का तरंग शक्ति है। तो तरंग शक्ति में क्या है, तरंग शक्ति बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र की लहरों की गति से ऊर्जा ग्रहण करती है। दोलनशील जल स्तंभ, बिंदु अवशोषक या एटेन्यूटर जैसे उपकरण समुद्र की सतह पर या इसके निकट रखे जाते हैं और जैसे ही तरंग इन उपकरणों को हिलाती है, यांत्रिक गति या दबाव परिवर्तन टरबाइन जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे बिजली का एक अस्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान होता है। यानी तरंग क्या होता है, तरंग आता है इधर हम क्या टरबाइन लगा के रख दिए हैं। अब ये तरंग आएगा इस टरबाइन से टकराएगा और ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा और टरबाइन घूमेगा तो हम लोग को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जल का उपयोग करके, जल की गति का उपयोग करके हम लोग जल से विद्युत निर्माण कर सकते हैं, जिससे मुख्य रूप से जल विद्युत बांध हो गया, ज्वारीय शक्ति हो जाएगा और तरंग शक्ति हो जाएगा। तो चूँकि क्वेश्चन में हम लोग का पूछा गया था क्या कि 2 अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होगा, तो एक सौर ऊर्जा हो गया और एक हम लोग का जल ऊर्जा हो गया। तो 2 अक्षय ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा जनन की प्रक्रिया को वर्णित कीजिए, जो कि 7 GPSC में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य कार्य किसका होगा, टरबाइन का हो गया। टरबाइन जैसे घूमना शुरू करेगा हम लोग का बिजली बनना शुरू हो जाएगा, चाहे हवा के माध्यम से टरबाइन घुमाए या फिर पानी के माध्यम से टरबाइन घुमाए या फिर हम लोग नाभिक के संलयन विखंडन करके टरबाइन को घुमाए, लेकिन बस टरबाइन घूमना चाहिए। टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है जो कि 6 GPSC में पूछा गया, यानी कि सेक्शन 5 में मुख्य रूप से जो हम लोग का पहला चैप्टर है यहाँ से तीनों GPSC में क्वेश्चन पूछा गया और तीनों कौन सा क्वेश्चन है, तो तीनों ऊर्जा से संबंधित है। 6 GPSC हो गया, 6 GPSC, 7 GPSC और 11 GPSC। तो 6 GPSC में क्या पूछा गया, वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण लिखें। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यही सारा चीज़ को मेंशन कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संकट एक ऐसी स्थिति है जिसमें वैश्विक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन हो जाता है, जिससे ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है और ऊर्जा की उपलब्धता कम होती है। तो वैश्विक ऊर्जा संकट कब आएगा, जब पूरे विश्व में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी लेकिन मांग बढ़ने के परिणामस्वरूप उत्पादन नहीं हो पाएगा, यानी कि पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो मांग और पूर्ति के बीच में जो साइकिल है वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप क्या हो जाएगा, इसका कीमत भी बढ़ेगा और उसी स्थिति को हम लोग वैश्विक ऊर्जा संकट के नाम से जानते हैं। तो ये मांग और पूर्ति वाला कंसेप्ट जो ये इकोनॉमिक्स में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर देखे थे। तो वैश्विक ऊर्जा संकट क्या हो गया कि जिसमें क्या होता है कि वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति घट जाता है, जिसकी वजह से मांग और आपूर्ति के बीच का जो साइकिल होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। परिणामस्वरूप ऊर्जा की कीमतें बढ़ने लगती है और इसी स्थिति को हम लोग वैश्विक ऊर्जा संकट के नाम से जानते हैं।
अब है वैश्विक ऊर्जा संकट के कुछ मुख्य कारण हैं। तो क्या कारण हो सकता है? तो ऊर्जा की बढ़ती मांग। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि दिनों दिन जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा का भी मांग बढ़ेगा, और अगर ऊर्जा का मांग बढ़ेगा लेकिन उसके तुलना में अगर उसका उत्पादन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जायज़ सी बात है कि ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी वस्तु का मांग बढ़ता है लेकिन उसका उत्पादन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में महंगाई आ जाती है, यानी कि उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। फिर है ऊर्जा संसाधनों की सीमितता। तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जैसे कि तेल, गैस, कोयले की सीमितता है जो ऊर्जा संकट को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग के जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है वे उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वे पारंपरिक या फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर ही निर्भर है। परिणामस्वरूप क्या होता है कि वे एक लिमिट से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फिर है ऊर्जा उत्पादन में कमी। वही हो जाएगा कि ऊर्जा उत्पादन में कमी होगा तो ऊर्जा संकट बढ़ेगा। फिर है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति में कमी आ रही है जो ऊर्जा संकट को बढ़ावा दे रही है। तो ये सभी हो जाएगा हम लोग का वैश्विक ऊर्जा संकट के कुछ कारण हो जाएगा। अब इसके प्रभाव क्या होगा? तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ऊर्जा का मांग ज़्यादा हो गया लेकिन उसका उत्पादन कम हो रहा है। मांग ज़्यादा, उत्पादन कम, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऊर्जा की उपलब्धता कम होना। तो ऊर्जा संकट के कारण ऊर्जा की उपलब्धता कम हो जाती है जो उद्योगों और घरेलू उपयोगों को प्रभावित करती है। तो ऊर्जा संकट ही क्यों आया है? क्योंकि उसकी उपलब्धता कम हो गई है। परिणामस्वरूप क्या होगा कि इसके वजह से बहुत सारे उद्योग चलना बंद हो जाएंगे, फिर घरेलू उपयोग में भी मुख्य रूप से हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक विकास पर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आर्थिक विकास होगा कब? जब बहुत सारे उद्योग चलते हैं, बहुत सारे सेवा सेक्टर के कार्य होते हैं, और बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वे मुख्य रूप से ऊर्जा पर ही निर्भर होते हैं। और अगर उनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, बिजली नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास ठप हो जाएगा, लोगों को रोजगार से हटाया जाएगा। उनका जो आर्थिक विकास होगा, यानी कि लोगों का जो आर्थिक विकास होगा, देश का जो आर्थिक समृद्धि होगा, आर्थिक विकास होगा, कहीं ना कहीं वे भी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो ये सभी हम लोग वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को बता दिए। अब वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला ऊर्जा संरक्षण, यानी कि इसमें मुख्य रूप से हम लोग ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जैसे कि ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना चाहिए जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सभी का विकास करना चाहिए, ताकि हम लोग जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है उस पर हम लोग की निर्भरता कम होगी। ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही वाला है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ढूंढना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या हो जाएगा कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सभी देशों को आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ हम लोग क्या देख लिए, वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, या फिर वैश्विक ऊर्जा संकट के मुख्य कारण क्या हो गया, और वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन का डिमांड ये वाला नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये वाला पूछा जाए, इसीलिए ये वाला चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखना है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में क्या आ जाएगा हम लोग का, सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोमास एनर्जी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा। तो ये सभी आएगा, और इन सभी चीज़ों को हम लोग को इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो सौर ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा में यही वाला आ गया हम लोग का फिर से कि सूरज की रोशनी आएगा, फोटोवोल्टिक सेल में गिरेगा हम लोग का, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा और हम लोग का बिजली बन जाएगा। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा में क्या होगा, पवन चक्की होगा, इन पवन चक्की में यहाँ पर टरबाइन होगा और यहाँ से वायर होगा। तो ये पवन हवा के रफ्तार की वजह से घूमना शुरू हो जाएगा, और जैसे घूमा टरबाइन घुमा तो हम लोग का बिजली बनना शुरू हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा पवन टरबाइनों द्वारा अवशोषित की जाती है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। फिर जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा भी देख चुके हैं हम लोग कि जो बांध होगा, जो डैम होगा, इसमें पानी स्टोर होगा पीछे साइड, और इधर टरबाइन लगा हुआ होगा, और इस पानी को जब हम खोलेंगे तो ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा, और टरबाइन घूमेगा मतलब हम लोग को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। अब भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसको देखते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा भूतापीय संयंत्रों द्वारा अवशोषित की जाती है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो भूतापीय ऊर्जा में मुख्य रूप से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से मिलने वाले गर्म पानी या फिर भाप का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग जियोथर्मल पावर या फिर भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि पृथ्वी में क्या बहुत सारे ऐसे सोर्स है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, जैसे हजारीबाग का सूरज कुंड हो गया, वहाँ पर भी गर्म पानी है, तो उसका उपयोग भी करके हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़मीन के नीचे क्या होता है, हम लोग का गर्म पानी के सोर्स होते हैं, और क्या करते हैं हम लोग ज़मीन से यहाँ पे एक ड्रिल करते हैं, और इस ड्रिल की वजह से ये पानी जो गर्म है, तो ये गर्म है तो इसका वाष्प धीरे धीरे इस पाइप से निकलेगा, और इस वाष्प की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टरबाइन सेट कर देंगे, और ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा, और ये टरबाइन जैसे घूमेगा बिजली बनेगा, और ये बिजली हम लोग
वायर के माध्यम से अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यही है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से मिलने वाले गर्म पानी या फिर भाप का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमा के हम लोग मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये भी अच्छा वैकल्पिक स्रोत हो जाएगा, जिससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। फिर आगे आता हम लोग का जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा जैविक पदार्थों को जलाने या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। जैव ऊर्जा एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो जैव ऊर्जा यानी कि सिंपल सा जो जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इनके बचे अवशेषों से हम लोग मुख्य रूप से जो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं वही क्या कहलाता है हम लोग का जैव ऊर्जा कहलाता है। जैसे कि ये बायोमास सोर्स है, जैसे कि घर में जो कूड़ा कचरा बच गया या फिर जानवरों को जो खाने देते हैं उसमें कुछ बच गया, तो उसको हम लोग मुख्य रूप से रखते हैं, उसको क्या करते हैं सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे जला देंगे। और ये जो कूड़ा कचरा है घर का जो जैविक पदार्थ है उसको हम लोग मुख्य रूप से सुखा के यहाँ पे जलाएंगे। और ये क्या होगा कि ये पाइप है और इन पाइप से क्या होगा हम लोग का पानी गुजरेगा। तो जैसे कि यहाँ से इसको ठंडा पानी मिल रहा है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इन जैविक पदार्थों का प्रयोग करके हम इसको जला रहे हैं। तो ये जो ठंडा पानी यहाँ से गुजर रहा है, ये ठंडा पानी क्या होगा धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होगा तो ये कहीं ना कहीं स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। और इस भाप का प्रयोग करके हम क्या करेंगे इस टरबाइन को घुमा लेंगे, और टरबाइन जैसे घूमेगा फिर से क्या बनेगा हम लोग का बिजली बनेगा, और बिजली जो है वो वायर के माध्यम से हम लोग घर तक पहुँचा सकते हैं। तो यही हो गया बायोमास फ्यूल यानी कि जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा में क्या होता है मुख्य रूप से हम लोग घर के जो जैविक पदार्थ होते हैं, जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको सुखाकर उसको जलाकर और पानी को गर्म करके हम लोग पानी से भाप निकालते हैं, उस भाप से टरबाइन को घुमाते हैं और उस टरबाइन के घूमने से क्या बनता है हम लोग का बिजली बनता है। अब क्या था कि जो घर का कचरा था ये कचरा हम लोग जला देते, वैसे भी तो जलने से तो वैसे भी पोल्यूशन होता, लेकिन इसके जलाने से हम लोग क्या कर लिए अब इस पानी को गर्म करके हम फिर से बिजली बना लिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं जल के वैसे ही हम लोग के वातावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन अब क्या होगा क्योंकि इसको जला दें तो इससे हम लोग को एक नया चीज़ मिल गया, क्या बिजली मिल गया, यानी कि अब हम लोग को बिजली भी मिल गया और जो प्रदूषण होगा वो भी इसके तुलना में अब थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही है हम लोग का बायोमास फ्यूल, जो कि एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में आता है। फिर हाइड्रोजन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन ऊर्जा हाइड्रोजन गैस से प्राप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा हाइड्रोजन गैस को जलाने या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है, और हाइड्रोजन ऊर्जा एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। फिर आता है हम लोग का समुद्री ऊर्जा आता है। तो समुद्री ऊर्जा मुख्य रूप से हम लोग का जो ज्वार वाला हो गया, तरंग वाला हो गया, तो इन सभी को शामिल करेंगे। तो हम लोग ऊपर में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से टरबाइन घूमता है और वायर के माध्यम से फिर इसको हम लोग वापस बिजली बना लेते हैं। तो यही सब चीज़ों को हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऊर्जा हैं, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा होगी, उसको भी हम लोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे सफिशिएंट वर्ड है, और इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म होता है कि वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन था जिसको 3 बार पूछा गया है, घुमा के इधर उधर से घुमा के पूछा गया है। तो अगर हम लोग अच्छा से किसी भी एक चीज़ को अगर समझ लेते हैं, कैसे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग अपने से काफ़ी ज़्यादा वर्ड बना के इसको लिख सकते हैं। यानी कि अब 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि 6 JPSC, 7 JPSC और 11 JPSC में पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से हम लोग का रेडी हो जाएगा, जो कि 14 JPSC में पूछ सकता है। अब आगे आता है हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा क्या है, इसके उत्पन्न करने के तरीके तथा गुण दोष का वर्णन करें। तो हो सकता है कि अभी तक हम लोग का मुख्य रूप से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा या फिर इसको हम लोग परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, ये क्या है, या फिर इसको उत्पन्न करने के तरीके क्या हैं, उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया आदि, हाइड्रोजन इत्यादि के नाभिकों का उपयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम में भी कौन सा यूरेनियम। तो इन सभी चीज़ों के नाभिकों का प्रयोग करके हम लोग जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब क्या है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं, एक हो गया नाभिकीय विखंडन तकनीक हो जाएगा और एक नाभिकीय संलयन तकनीक हो गया। तो इन दोनों तकनीक को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन, इसमें क्या है, नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में विभाजित होता है एवं इसके साथ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि सिंपल से क्या है, इसमें एक नाभिक विखंडित होगा। तो परमाणु का एक नाभिक क्या होगा, 2 या 2 से अधिक नाभिक में विखंडित हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा।
और इस विखंडन के द्वारा गामा विकिरण के रूप में तथा उत्सर्जित कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जब एक नाभिक टूटेगा और ये एक नाभिक टूटने के बाद दो नाभिक में बनेगा, तो दो नाभिक में जो बनेगा इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकलेगा। तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग टरबाइन को, इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम पानी को गर्म करेंगे, उस पानी से भाप निकलेगा, उस भाप से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन घूमेगा तो हम लोग का बिजली बनेगा। इसको अभी आगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो अभी तक क्या हो गया, नाभिक के विखंडन में मुख्य रूप से एक परमाणु के नाभिक को हम लोग न्यूट्रॉन के बमबारी के माध्यम से हम लोग उसके नाभिक को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से और भी 3 न्यूट्रॉन निकलता है, प्लस वो 2 भाग में टूट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा भी निकलता है और उसी ऊर्जा से हम लोग बिजली बनाते हैं। अब एक दूसरे शब्दों में, जब किसी अस्थायी भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और तब यह भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यानी कि जब यूरेनियम 235 में या फिर प्लूटोनियम 239 में या यूरेनियम 233 में हम लोग न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, काफ़ी स्पीड से हम लोग न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यूरेनियम 235 है ये सब क्या होता है, 2 हल्के हल्के नाभिक में ब्रेक हो जाता है और इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है और इसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो खंडित होता हुआ नाभिक 3 न्यूट्रॉन के साथ बहुत कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी उत्सर्जित कर सकता है और इस प्रकाश को एक्स किरणें और संपूर्ण प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या हो गया, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी एक भारी परमाणु के नाभिक को हम लोग 2 या 2 से अधिक नाभिकों में विभाजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो जो ऊर्जा निकलता है उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यूरेनियम 235 हो गया या फिर प्लूटोनियम 239 हो गया, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से न्यूट्रॉन की काफ़ी तीव्र गति से हम लोग बौछार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूरेनियम 235 जो होता है वो 2 अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है और प्लस एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन निकलता है, जो कि आगे जाके फिर से हम लोग को ब्रेक करेगा। इसको देखेंगे अभी। तो इससे हम लोग का ऊर्जा निकलता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसको देखिए, तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ को पहले समझ लेते हैं। तो है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का 2 तरीका है, एक नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एक पदार्थ होता है, एक परमाणु होता है और ये परमाणु क्या होता है, जब हम लोग इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, जब इस पर हम लोग न्यूट्रॉन को काफ़ी तीव्र गति से इस पर बौछार करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, तो ये नाभिक क्या होता है, 2 नाभिक में ब्रेक हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्जा भी निकलता है। तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। तो यही स्थिति क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हम लोग का नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जिसमें एक नाभिक 2 नाभिक में ब्रेक हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे और भी 3 न्यूट्रॉन निकलता है, जिसको हम लोग उस फिगर में देखेंगे ऊपर वाला में। अब यहाँ पे होता है एक हम लोग का नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 परमाणु आपस में जुड़कर एक तीसरा अष्टक परमाणु बनाते हैं और इसके साथ साथ फिर से ऊर्जा निकलता है। तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन में मुख्य रूप से एक परमाणु जो है 2 अलग अलग परमाणु में विभाजित हो रहा है। एक परमाणु का नाभिक जो है वो 2 अलग अलग नाभिक में विभाजित हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में यूरेनियम 233 ले लीजिए, फिर यूरेनियम आपका 235 आ जाएगा और प्लूटोनियम 239। तो ये ऐसे नाभिक हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट ब्रेक करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि यूरेनियम को हम लोग रखेंगे और यूरेनियम पे हम लोग न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप ये ब्रेक हो जाएगा, 2 अलग अलग नाभिक में ब्रेक होगा और इससे ऊर्जा निकलेगा और इसी ऊर्जा से हम लोग विद्युत बनाएंगे। तो ये यूरेनियम 233 हो गया, यूरेनियम 235 हो गया या फिर यूरेनियम 239 हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो डायरेक्ट हम लोग को ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये सभी मुख्य रूप से जो कि विखंडित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग विखंडनीय पदार्थ बोलते हैं। और इसी तरह हम लोग के पास कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि हो जाएगा हम लोग का थोरियम हो जाएगा, थोरियम 232 हो जाएगा।
अगर हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और हम लोग न्यूट्रॉन से इसमें बम्बार्डमेंट कराएंगे तो फिर ये डायरेक्ट ब्रेक होकर हम लोग को ऊर्जा नहीं देगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, जो थोरियम है ये हम लोग का, ये थोरियम हम लोग का यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये थोरियम है, इस थोरियम पे हम डायरेक्ट क्या करें, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो ये दो अलग अलग नाभिक में ब्रेक नहीं हो रहा है और ना ही उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बल्कि ये क्या हो रहा है, इसका रूप में परिवर्तन आ रहा है, इस तत्व में रूपांतरण हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो थोरियम है इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये थोरियम यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहा है, और यूरेनियम 233 क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेक होकर हम लोग को ऊर्जा देता है। तो इसके अलावा एक और है यूरेनियम 238, तो इस पर भी जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये हम लोग का फिर ब्रेक होकर ऊर्जा नहीं देगा, बल्कि ये क्या है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम 239, और ये क्या करेगा, ये हम लोग को जाके ऊर्जा देगा आगे जाके। तो इसमें क्या हो रहा है, दो प्रकार का है, एक तो हो गया नाभिकीय परमाणु ऊर्जा, दो प्रकार से प्राप्त होगा, एक नाभिकीय विखंडन के माध्यम से और एक नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तो नाभिकीय विखंडन में मुख्य रूप से क्या हो रहा है कि हम लोग एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो नाभिक दो भाग में बढ़ जाता है और उससे हम लोग का ऊर्जा निकलता है, और उसी ऊर्जा से हम लोग विद्युत बना सकते हैं, जिसमें कि यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आ जाता है। तो ऐसे नाभिक जिसको डायरेक्ट हम लोग ब्रेक करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग ब्रेक करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग विखंडनीय पदार्थ बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ अविखंडनीय पदार्थ भी होते हैं जिस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराने के बावजूद भी वो टूटते नहीं है, बल्कि उसके रूप में अंतर आ जाता है, उस तत्व में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि थोरियम 232। जब इस पर हम लोग न्यूट्रॉन का बौछार कराएंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा नहीं, बल्कि ये इसके रूप में परिवर्तित आ जाएगा और ये यूरेनियम 233 बन जाएगा। उसी प्रकार से यूरेनियम 238, तो ये भी जब इस पर हम लोग न्यूट्रॉन का बौछार करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि ये प्लूटोनियम 239 बन जाएगा। अब ये जाके यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ये रहा यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, तो ये क्या करेगा, फिर से आगे जाके ब्रेक होगा और हम लोग को ऊर्जा देगा। तो ऐसे तत्व को, ऐसे पदार्थ को हम लोग मुख्य रूप से अविखंडनीय पदार्थ के रूप में जानते हैं। और ये जो प्रक्रिया हो रहा है जिसमें यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग कृत्रिम तत्व रूपांतरण के नाम से जानते हैं। अब नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन में ये हो गया हम लोग का यूरेनियम 235। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन से यहाँ पे बौछार कर रहे हैं, तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम लोग का यूरेनियम में हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो यूरेनियम है ये हम लोग का बेरियम में और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रहा है, और प्लस यहाँ पे और 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन से हम क्या किए, इसको इस पर बम्बार्डमेंट कराएं, जिसके परिणाम स्वरूप ये हम लोग का ब्रेक हो गया और इससे हम लोग को ऊर्जा भी निकला, और प्लस यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी निकला। अब ये 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या करेगा, नेक्स्ट यूरेनियम को हीट करेगा। अब जैसे फिर इसको हीट करेगा तो यहाँ से फिर से ऊर्जा निकलेगा, यहाँ भी ऊर्जा निकलेगा और यहाँ भी ऊर्जा निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। यानी कि ये प्रक्रिया हम लोग का क्या होगा, चलते रहेगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा, जब तक कि यूरेनियम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। एक बार फिर से कर रहे हैं इसको, क्या हो गया, हम लोग यूरेनियम 235 है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन से हम इस पर बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या हो रहा है, दो तत्व में ब्रेक हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा भी निकल रहा है और 3 न्यूट्रॉन भी हम लोग का निकल रहा है। तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, विद्युत बनाएंगे। लेकिन ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे जाके फिर से यूरेनियम के अन्य नाभिकों को हीट करेगा। और जैसे कि पता है कि यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन इसको हीट करेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको हीट करेगा। तो अगर ये इसको हीट कर रहा है तो यहाँ पे फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा प्लस ऊर्जा निकलेगा, यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और ऊर्जा निकलेगा, और यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और ऊर्जा निकलेगा। फिर ये 3 न्यूट्रॉन फिर आगे जाके हिट करेगा, फिर यहाँ पे 3 आगे, फिर यहाँ पे 3 आगे। तो यानी कि ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलते रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ये ब्रेक ही नहीं होगा। तो पता चला हम लोग का जो परमाणु रिएक्टर वही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया और वही ब्लास्ट करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास का जितना क्षेत्र वो सारा जल जाएगा। तो बिजली उत्पादन करने के चक्कर में पूरा गांव ही हम लोग जला के बैठ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ को हम लोग को कहीं ना कहीं स्टॉप करना होगा, कहीं ना कहीं हम लोग इसको कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला चीज़ कि हम लोग क्या करें, इस न्यूट्रॉन को काफ़ी तीव्र गति से हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग मार रहे हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में हम लोग न्यूट्रॉन की गति को अगर हम लोग धीरे कर देंगे,
या फिर जो हम लोग का 3 न्यूटन निकल रहा है तो उस अतिरिक्त न्यूटन को हम लोग क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। प्लस जो परमाणु रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है उसको अगर हम लोग ठंडा कर लेंगे तो फिर हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला क्या काम करना है हम लोग को, जो न्यूटन जो काफ़ी स्पीडली आ रहा है उसके गति को हम लोग को धीमे करना है। तो न्यूटन की गति को हम लोग को धीमा करना है। और धीमा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से मॉडरेटर का उपयोग करेंगे, मंदक का उपयोग करेंगे। मंदक मतलब मंदक में क्या आ जाएगा हम लोग का, जैसे कि D2O आ गया, D2O ये हो गया हम लोग का भारी जल आ गया, भारी जल। भारी जल सामान्यतः क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे ये सब। तो जैसे कि H2O होता है, तो H2O में मुख्य रूप से हम लोग का ये वाला समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, H11 वाला। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम लोग H12 का उपयोग करेंगे, यानी कि हेवी वाला का उपयोग करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। तो D2O में मुख्य रूप D2O जो होगा वो मुख्य रूप से हम लोग का जो न्यूट्रॉन की गति है उसको धीमा करने के लिए मंदक रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा सेकंड चीज़ हम लोग ग्रेफाइट के छड़ का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, ग्रेफाइट छड़। दो चीज़ हो गया हम लोग का क्या, न्यूट्रॉन की सबसे पहला क्या है, इस चेन रिएक्शन को हम लोग को रोकने के लिए सबसे पहले जो न्यूट्रॉन का गति है उसको हम लोग को धीमा करना होगा। तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए हम लोग भारी जल का D2O का उपयोग करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग ग्रेफाइट छड़ का उपयोग करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हम लोग का, कि जो अतिरिक्त न्यूटन है, जैसे कि 3 न्यूटन निकल रहा है, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो अतिरिक्त न्यूटन को अवशोषित किया जाएगा। तो इसको अवशोषित करने के लिए हम लोग नियंत्रक छड़ का प्रयोग करेंगे, जो कि सामान्यतः कैडमियम और बोरॉन का बना होगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा स्टेप, की जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकल रहा है, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो उसमें से हम 2 को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। उसको अवशोषित करने के लिए हम लोग नियंत्रक छड़ का प्रयोग करेंगे, जो कि सामान्यतः कैडमियम और बोरॉन का बना हुआ होता है। और तीसरा स्टेप जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, परमाणु रिएक्टर, जो कि कंटिन्यूसली चेन रिएक्शन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ऐसे में हम लोग तीसरा में क्या करेंगे, परमाणु रिएक्टर को ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शीतलक का प्रयोग करेंगे, यानी कि कूलेंट का प्रयोग करेंगे। तो ठंडा करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग वही D2O का प्रयोग करेंगे, यानी कि भारी जल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा H2O का प्रयोग करेंगे, हीलियम का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग तरल सोडियम का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो जो चेन रिएक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को सबसे पहला जो न्यूट्रॉन जो काफ़ी स्पीड से इस पर अटैक कर रहा है, इसके स्पीड को ही हम लोग को कम करना है। स्पीड कम हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। उसके बाद परमाणु रिएक्टर को हम लोग ठंडा करेंगे। तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग मॉडरेटर मंदक का उपयोग करेंगे। इसमें हम लोग D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग करेंगे, ग्रेफाइट छड़ का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है, इसको अवशोषित करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से नियंत्रक छड़ का प्रयोग करेंगे, जो कि कैडमियम और बोरॉन का बना होगा। और तीसरा परमाणु रिएक्टर को ठंडा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग D2O का प्रयोग करेंगे, हीलियम का प्रयोग करेंगे, H2O का प्रयोग करेंगे, या फिर तरल Na सोडियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो D2O है, जो भारी जल है, इसका प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भी किया जा रहा है, और परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी D2O का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि नाभिकीय विखंडन के माध्यम से कैसे हम लोग का ऊर्जा बनेगा। अब हम लोग फिर से अब वापस इसमें आते हैं। ये देखिए, ये वाला फिगर था कि ये हो गया हम लोग का यूरेनियम 235 हो गया, ये हो गया हम लोग का न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये 2 भाग में टूट जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकल रहा है। तो ये हम लोग का 2 भाग में टूट गया और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकल रहा था। इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग बिजली बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 3 न्यूटन और भी निकल रहा है, ये रहा 3 न्यूटन। तो ये 3 न्यूटन नेक्स्ट यूरेनियम के परमाणु को हिट करेगा, और हिट करने के बाद फिर से क्या होगा, ये हिट करेगा तो ये फिर से 2 भाग में ब्रेक होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा। ये भी क्या होगा, ब्रेक होगा 2 भाग में, और यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा। फिर ये भी ब्रेक होगा 2 भाग में, और यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे 3 न्यूटन फिर से निकलेगा, यहाँ पे 3 न्यूटन निकलेगा, और यहाँ भी 3 न्यूटन निकलेगा। तो यही हो गया हम लोग का नाभिकीय संलयन का चेन रिएक्शन कहलाएगा, और इसी के माध्यम नाभिकीय विखंडन, और यही पूरा प्रक्रिया चेन रिएक्शन कहलाएगा, और इसी के माध्यम से हम लोग बिजली बनाएंगे। लेकिन इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा पूरा गाँव ही जलकर खत्म हो जाएगा और हम लोग बिजली बनाते रह जाएंगे।
अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूरेनियम को रख देंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूरेनियम जादूगढ़ से खोद के लाएंगे और यहाँ पे यूरेनियम को रख देंगे, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराएंगे और हम लोग को ऊर्जा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसको अभी देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का नाभिकीय संलयन। तो यदि नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं और यह प्रक्रिया आबाद गति से चलती है तो इसे श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चेन रिएक्शन कहते हैं। और परमाणु बम का विस्फोट भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ही परिणाम है। तो ये जो कंप्लीट हो रहा है, जो कि अनियमित तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, वही हम लोग का चेन रिएक्शन कहलाएगा या फिर श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखते हैं कि इससे हम लोग बिजली कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, ये जो दिख रहा है ये हो गया हम लोग का PHWR, जिसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, या फिर इसी को हम लोग कांडू बोलते हैं। तो PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हो गया। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से हम लोग का, ये जो है ये वाला, ये हो गया हम लोग कंप्लीट कोर हो गया, कोर वाला भाग हो गया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्यूल डालते हैं, यानी कि यूरेनियम जो है वो वाला। इससे पहले इसको समझते थोड़ा सा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट यूरेनियम को जादूगोड़ा के खदान से खोद के लाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता। तो जो यूरेनियम होगा उसको लाएंगे, पहले हम लोग उसको यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऐसा टाइप के हम लोग शेप बना लेंगे। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रॉड में ऐसा करके डालेंगे और इस रॉड को फाइनली क्या करेंगे हम लोग, अच्छा से टाइट करके बांध देंगे। यानी कि सबसे पहले यूरेनियम को लाएंगे, उसको यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसको क्लैडिंग करेंगे और फिर जाकर उसको हम लोग रॉड के अंदर हम लोग सबको डाल देंगे ऐसा करके। और फिर क्या करेंगे, इस सभी रॉड को, ऐसा प्रकार का बहुत सारा रॉड होगा, इन सभी रॉड को हम एक साथ अच्छा से बांध देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे नाभिक के विखंडन में। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो भाग हो गया, ये हम लोग का हो गया कोर वाला भाग हो गया, जिसमें हम लोग का क्या है, ये वाला फ्यूल रखा हुआ है, यहाँ पे ईंधन रखा हुआ है, यहाँ पे जो रॉड सब हम लोग को दिख रहा था वो सारा चीज़। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब से इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हम लोग का, ये सारा ट्यूब हो गया, इन ट्यूब से हम क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये रहा पूरा कनेक्शन, यहाँ से यहाँ तक ऐसा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, इन ये जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स हम लोग D2O को पार करेंगे, यानी कि जो भारी जल है उस D2O को हम लोग इस ट्यूब से पार करेंगे। और साथ ही साथ ये जो कोर वाला भाग है जिसमें फ्यूल हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, नाभिक के विखंडन करना शुरू कर देंगे। यानी कि यहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया बनाएंगे कि न्यूट्रॉन से हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक नाभिक दो नाभिक में टूटेगा, दो नाभिक फिर से आगे और भी नाभिक में टूटते रहेगा। और टूटते टूटते क्या हो जाएगा कि ये जो कोर वाला भाग है कंप्लीट, ये जो हम लोग का ये कोर वाला भाग है, ये क्या हो जाएगा, पूरा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब ये कोर वाला भाग गर्म होता होगा तो ये ट्यूब जो होगा, ये ट्यूब भी गर्म होगा। अब अगर ये ट्यूब गर्म होगा तो इस ट्यूब के अंदर जो D2O है, जो भारी जल है, जो कि पूरे ट्यूब में हम लोग का चल रहा है, तो ये भारी जल भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो अगर ये भारी जल गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे जहाँ पर भी इस सर्कल में जहाँ पर भी हम लोग का हैवी वाटर है, D2O है, वो सारा वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये जो D2O हम लोग का क्या हो गया, पूरा ज़्यादा गर्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे यहाँ से वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। स्टीम जनरेटर लगा है, अब क्या करेगा, इसको वाष्प में कन्वर्ट करेगा और वाष्प बनेगा, ये वाष्प निकलेगा और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, टरबाइन लगा हुआ होगा। और ये टरबाइन क्या करेगा, हम लोग को घूमना शुरू करेगा और इस टरबाइन के माध्यम से हम लोग बिजली बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग नाभिक के विखंडन के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इतना मगजमारी, ये सारा मगजमारी मुख्य रूप से क्या हो रहा है, बिजली बनाने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 ग्राम यूरेनियम का उपयोग करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल तक हम लोग उसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं। जबकि अगर हम कोयला से अगर बनाएंगे यहाँ पे तो बहुत अधिक मात्रा में कोयला का उपयोग होगा, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे उतना बिजली बना नहीं सकते जहाँ पे जितना हम लोग 1 ग्राम यूरेनियम से बिजली बना सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है कि ये सब बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस तो है ही है, लेकिन क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया से हम लोग मुख्य रूप से बिजली का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग पूरी प्रक्रिया को इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और ये मुख्य रूप से हम लोग के भारत में स्थापित भी है, जैसे कि तारापुर हो गया और जो महाराष्ट्र में हो गया हम लोग का ये, या फिर नरोरा हो गया, ये यूपी में आ गया। फिर हो गया रावत भाटा, ये हम लोग का राजस्थान में आ गया। फिर काकरापारा, तो ये सब हम लोग का गुजरात में आ गया। तो ये जो हम लोग का परमाणु रिएक्टर है यहाँ पे, जैसे कि तारापुर में हो गया, नरोरा में हो गया, रावत भाटा हो गया, या फिर काकरापारा हो गया, इससे मुख्य रूप से हम लोग का यही वाला PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसके माध्यम से हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नाभिकीय विखंडन। अब आता है हम लोग का नाभिकीय संलयन।
तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसे इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक अन्य नाभिक की रचना करते हैं, तो वही प्रक्रिया हम लोग का नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो जब हाइड्रोजन के ये दोनों समस्थानिक ऐड होंगे तो हम लोग को हीलियम मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग को न्यूट्रॉन भी मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को ऊर्जा भी मिलेगा। तो ये जो ऊर्जा मिला, इस ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जल को गर्म करेंगे, जल को गर्म करेंगे तो उससे जलवाष्प बनेगा और जलवाष्प से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तो हम लोग को बिजली मिलेगा। यानी कि नाभिक के संलयन में क्या होता है कि दो हल्के हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं और यही प्रक्रिया हम लोग का नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन के भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यानी कि जो ये दो नाभिक हैं, इन दोनों नाभिक का जो द्रव्यमान होगा इसको ऐड करेंगे तो जो इसका द्रव्यमान होगा इसके द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान, मतलब इनका द्रव्यमान जो होगा इन दोनों के द्रव्यमान के कुल योग से कम होगा। अब है नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य गुण निम्नलिखित है। तो ये हम लोग देख लें क्या, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या हो गया और नाभिकीय संलयन क्या हो गया। अब इसका गुण और दोष, तो उच्च ऊर्जा घनत्व, तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा तो होगा ही होगा। निरंतर ऊर्जा उत्पादन, यानी कि जैसे कि हम लोग देखें कि अगर एक बार हम लोग यूरेनियम अगर वहाँ पर डालते हैं 1 ग्राम लगभग, तो लगभग 1.5-2 साल के आसपास वो हम लोग को ऊर्जा उत्पन्न करके देता है। कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, उच्च ऊर्जा उत्पादन हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब मुख्य रूप से हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा के गुण के रूप में देखा गया है। जबकि इसके अलावा कुछ इसके दोष भी हैं, जैसे कि पर्यावरणीय दोष का बात करें तो परमाणु का जो अवशिष्ट बच जाता है उसकी वजह से पर्यावरण का खतरा होता है, जिसकी वजह से हम लोग नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप जो भी अवशिष्ट बचता है उसको ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर खोद कर उसको हम लोग गाड़ देते हैं। या फिर परमाणु दुर्घटना का खतरा हो सकता है, वही कि जो चेन रिएक्शन देखिए वो अगर अनकंट्रोल हो गया जिसकी वजह से अगर पूरा रिएक्टर ही फट गया तो ऐसी स्थिति में बहुत भयंकर घटना हो सकता है। वायु और जल को प्रदूषित कर सकता है। इसके अलावा आर्थिक दोष में देखें तो उच्च निर्माण लागत, क्योंकि इतना बड़ा हम लोग का संयंत्र स्थापित करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी लगता है। उच्च संचालन लागत, इसको संचालित करने में बहुत ज़्यादा लगेगा पैसा। या फिर परमाणु अवशेष के निपटान में भी बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। सामाजिक दोष की बात करें तो सार्वजनिक चिंता, क्योंकि अगर नाभिकीय संयंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो परिणाम क्या होगा, पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। या फिर स्थानीय समुदाय पर प्रभाव पड़ सकता है, या फिर परमाणु दुर्घटना से मानव के स्थिति में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के कुछ दोष के रूप में दिखाया गया। तो इसी के साथ हम लोग का जो परमाणु वाला पढ़ना था, नाभिक ऊर्जा के बारे में जो पढ़ना था कि नाभिक ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा क्या है, इसके क्या गुण है, क्या दोष है, इसको किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो 1 से 2 बार अगर आप लोग वीडियो को देखिएगा, PDF को पढ़िएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ कमी रहेगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको फिर से नेक्स्ट टाइम बताने की कोशिश करेंगे। अब भारत की नाभिकीय नीति क्या है तो देखते हैं इसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार को 1992 में नाभिकीय नीति का प्रारूप सौंपा था। सरकार ने नाभिकीय नीति के कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया और प्रस्तावित नीति के कई तथ्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे कि भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विधियों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास करना। दूसरा क्या हो गया, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत द्वारा स्थिरता के संभावित जोखिम के विरुद्ध शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में नाभिकीय न्यूनतम निवारण क्षमता बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। यानी कि नाभिकीय नीति के तहत क्या हो गया, भारत का मुख्य लक्ष्य क्या, शांति स्थापित करना या फिर लोकतांत्रिक तरीकों से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तकनीकों का विकास करना। फिर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का लक्ष्य अन्य देशों द्वारा इस प्रकार के हथियारों के संभावित प्रयोग को रोकना होगा। यानी कि सिंपल सा, भारत के पास अगर परमाणु बम होगा तो अन्य देश से भारत पर परमाणु हमला नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत पर हमला को रोकने के लिए मुख्य रूप से भारत नाभिकीय या फिर परमाणु कार्यक्रम को करेगा। भारत अपनी शांति, स्थिरता के लिए किसी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहेगा। भारत प्रभावपूर्ण निगरानी और पूर्व क्षमताओं को बनाए रखेगा। जब तक किसी अन्य देश के द्वारा भारत पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक भारत अन्य देश के विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि भारत पर पहले परमाणु हथियार का हमला होगा, उसके बाद ही भारत अपनी रक्षा में अन्य देश पर परमाणु हमला करेगा। परमाणु निवारण संबंधी भारतीय सिद्धांत विश्वसनीय, प्रभावशाली तथा दृढ़ बने रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिद्धांत तो बना दिए हैं लेकिन उसका हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो सिद्धांत होगा उसको हम लोग दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। नाभिकीय संरचना पर विशेष बल दिया जाएगा, यानी कि कोई भी लापरवाही यहाँ पे बरता नहीं जाएगा। सूचना और संचार तंत्र को सुदृढ़ बनाकर पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास किया जाएगा। भारत अपनी गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगा और भारत दोहरी सक्षम वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करेगा।
इसके साथ ही साथ तकनीकी उन्नतियों को बनाए रखने के लिए उन्नत अनुसंधानों पर बल दिया जाएगा। हथियारों को नियंत्रित करने के उपाय को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के नियम में बनाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को मुख्य रूप से भारत की नाभिकीय नीति में शामिल किया गया है। अब दो और टॉपिक छूटता है हम लोग का, एक हो गया NPT हो गया और एक हो गया CTPT हो गया। तो यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। इसमें क्या होता है कि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि जो परमाणु हथियार जिन देशों के पास हैं वे देश परमाणु तकनीक को या फिर परमाणु हथियार को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे या फिर इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसे जब वर्ष 1968 में बनाया गया तो इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों को उन 5 देशों तक सीमित रखना जो स्वीकार करते थे कि उनके पास ऐसे हथियार हैं, और वे 5 देश थे अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। यानी कि शुरुआती 5 देशों के पास परमाणु हथियार था और उनका उद्देश्य ये था कि ये किसी अन्य देश को ये हथियार नहीं देंगे, जिनमें से ये 5 देश हो गया अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे परमाणु अप्रसार एक बहुपक्षीय अस्त्र नियंत्रण समझौता है जिस पर जुलाई 1968 में समझौता हुआ और NPT मार्च 1970 में प्रभाव में आई। यानी कि 1968 में समझौता हुआ लेकिन 1970 में प्रभाव में आ गया। अब इसकी विशेषता क्या है? तो यह संधि परमाणु हथियार के क्षैतिज प्रसार पर रोक लगाती है। इसके अनुच्छेद 1 और 2 के अंतर्गत परमाणु शक्ति संपन्न देश गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं दे सकते हैं तथा गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो संधि था कितना फालतू था कि जो देश के पास परमाणु हथियार है वे किसी अन्य देश को परमाणु हथियार नहीं देंगे। यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न देश गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगा, जिसके बारे में अनुच्छेद 1 और 2 में मेंशन किया गया था। परमाणु शक्ति सुविधाओं के संबंध में यह संधि तकनीक हस्तांतरण को जारी रखने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तत्वाधान में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक के विस्तार के लिए एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। यानी कि परमाणु शक्ति सुविधाओं के संबंध में यह संधि जो है वो तकनीक का हस्तांतरण को जारी रखने की अनुमति देता है, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही परमाणु तकनीक का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए एक सुरक्षा प्रणाली भी विकसित की गई है। इस संधि का महत्वपूर्ण लक्ष्य परमाणु अस्त्रों के उधरगामी प्रसार की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना है और हस्ताक्षरकर्ता देशों को परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए स्वस्थ वातावरण में वार्ताएं आयोजित करने का आदेश देती है। अनुच्छेद 7 परमाणु रहित क्षेत्रों के गठन पर जोर देता है, जबकि अनुच्छेद 8 सदस्य देशों के बीच प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर बैठक आयोजित करने का आदेश देता है। यानी कुल मिला के इसमें हम लोग का जो हो गया NPT हो गया, परमाणु अप्रसार संधि हो गया। इससे मुख्य रूप से परमाणु हथियार से संबंधित जितने प्रावधान है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और CTBT एक है हम लोग का यहाँ पे, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध। तो ये दोनों पोर्शन आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ हम लोग का जो पहला चैप्टर है देश में ऊर्जा की मांग, ये हम लोग का ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।